Hello everyone, and in today's video we will be covering the topic Major Psychological Disorders of your class 12 Psychology Chapter 4 Psychological Disorders। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का जो पहले का पार्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फैक्टर्स और ये सारी चीज़ें कवर करी थी। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम डिसऑर्डर्स को कवर करेंगे एंड दिस वीडियो इज़ फॉर रिविजन पर्पसेस। तो मेक श्योर आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स और की कॉन्सेप्ट्स हमने रिवाइज करने वाले हैं। सो पहला एंग्जाइटी डिसऑर्डर। यहाँ पे एंग्जाइटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए सबसे पहले। इट इज़ यूजुअली डिफाइंड एज अ वेग डिफ्यूज एंड अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन। फिर इसके सिम्टम्स जो कि है रैपिड हार्ट रेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, फेंटिंग, डिजीनेस, स्वेटिंग, स्लीपलेसनेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड ट्रेमर्स। अब एंग्जाइटी के जो है 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, देन इज पैनिक अटैक्स, उसके बाद है फोबियाज एंड देन सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। फोबिया के अगेन 3 पार्ट्स हैं, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया एंड अगोराफोबिया। So this is the whole mind map that you need to keep in mind. सबसे पहले we are starting with generalized anxiety disorder. तो generalized anxiety disorder में prolonged, vague and unexplained intense fear है जो कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अटैच नहीं है। एंग्जाइटी यूजुअली एंग्जाइटी किसी चीज़ से अटैच होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है एग्जाम आ रहा है तो मुझे एंग्जाइटी हो रही है, यहाँ पे तो आई नो द रीज़न ऑफ एंग्जाइटी। बट जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जिससे मुझे एंग्जाइटी हो रही है। ये वेग है, ये अनएक्सप्लेन्ड इंटेंस फेयर है। यहाँ पे जो सिम्टम्स है वो है वरी एंड एप्रीहेंसिव फीलिंग्स अबाउट द फ्यूचर के बारे में एप्रीहेंसिव होना, हाइपर विजिलेंस मतलब कि आप कॉन्स्टेंटली अपने एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हो फॉर डेंजर्स, मोटर टेंशन मतलब कि आपको दिख रहा है वो इंसान ना शेकी हो रहा है, रेस्टलेस हो रहा है, बहुत टेंस है, रिलैक्स नहीं कर पा रहा। इसका दूसरा टाइप है पैनिक डिसऑर्डर। अब पैनिक डिसऑर्डर में रिकरेंट एंग्जाइटी अटैक्स होते हैं। यहाँ पे जो पर्सन है इंटेंस टेरर एक्सपीरियंस करता है। ये एक अब्रप्ट या फिर सडन सर्ज है ऑफ इंटेंस एंग्जाइटी जो कि पीक पे राइज कर जाता है जब थॉट्स किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो थॉट्स होते हैं कि एक अनप्रिडिक्टेबल मैनर में अकर करते हैं। यहाँ के क्लिनिकल फीचर्स है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, ट्रेम्बलिंग, चेस्ट पेन, नोजिया, चोकिंग, पैल्पिटेशंस, डिस्कम्फर्ट, फियर ऑफ गोइंग क्रेजी, लूजिंग कंट्रोल और डाइंग। नेक्स्ट इज फोबियाज। सो फोबियाज है इरैशनल फेयर्स अबाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, पीपल और सिचुएशंस। इसको हमने अगेन क्लासीफाई किया है स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया और अगोराफोबिया में। फोबियाज जो है डेवलप करते हैं ग्रेजुअली या फिर ये एक कॉमनली अकरिंग टाइप ऑफ फोबिया है जो कि इरैशनल फेयर ऑफ या फिर इंटेंस फेयर ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ एनिमल या फिर बीइंग इन एन इनक्लोज स्पेस। फिर है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर या फिर सोशल फोबिया जो कि एक फेयर या एम्बैरेसमेंट है जब आप दूसरे लोगों के साथ डील करना चाहते हो। अगोराफोबिया फेयर है ऑफ एंटरिंग अनफेमिलियर सिचुएशंस, तो इसकी वजह से लोग जो है वो डरते हैं टू लीव देयर होम्स। तो उनकी जो एबिलिटी होती है अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने की वो लिमिट हो जाती है। सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर में सेपरेशन का फेयर होता है, एंशियसनेस होती है कि आप एक अटैचमेंट फिगर से सेपरेट होने के लिए आपको वो एंग्जाइटी आती है जो कि डेवलपमेंटली नॉट अप्रोप्रिएट है। तो जो चिल्ड्रन होते हैं जिनको सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है दे हैव डिफ़िकल्टी बीइंग इन अ रूम बाय देमसेल्व्स एंड going to school alone or fearful of entering new situations. So they cling to and shadow their parents everywhere. यहाँ पे they fuss, scream, throw severe tantrums and make suicidal gestures. Next है obsessive compulsive disorder. तो obsessive compulsive disorder में 2 चीज़ें याद रखनी है, एक obsessive behavior होता है और एक compulsive behavior होता है। ऑब्सेसिव बिहेवियर एक इनएबिलिटी है टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर आइडिया और टॉपिक एंड जो इंसान इसको एक्सपीरियंस करता है उनको ये थॉट्स शेमफुल या फिर अनप्लेजेंट लगते हैं। कंपल्सिव बिहेवियर में की नीड है कि आप बार बार एक ही बिहेवियर को ओवर एंड ओवर अगेन परफॉर्म करो। फॉर एग्जांपल काउंट करना, ऑर्डरिंग, चेकिंग, टचिंग, वॉशिंग। तो इन दोनों को मिला के हमारा बनता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर विच इज़ अनेबल टू कंट्रोल देयर प्री ऑक्यूपेशन विद स्पेसिफिक आइडियाज़ or are unable to prevent themselves from repeatedly carrying out a particular act or series of acts that affect their ability to carry out normal activities। ये इसकी पूरी डेफिनेशन है, ये याद करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत ऑल्टर कर सकते हो बट मेन कीवर्ड जैसे प्री ऑक्यूपेशन विद स्पेसिफिक आइडियाज़, प्रिवेंट देमसेल्व्स, एबिलिटी टू कैरी आउट नॉर्मल एक्टिविटीज़, ये आंसर में होने चाहिए। इसके अलावा जो अदर डिसऑर्डर्स है इस कैटेगरी में वह होर्डिंग, ट्रिकोटिलोमेनिया जो कि हेयर पुलिंग होता है और एक्सकोरिएशन जो कि स्किन प्रिकिंग होता है। एक्सकोरिएशन यहाँ पे मेजर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स और उनके सिम्टम्स की बात की जा रही है। तो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में प्रोलॉन्ग्ड, वेग, अनएक्सप्लेन्ड इंटेंस फियर दैट हैव नो ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हाइपर विजिलेंस है, मोटर टेंशन है। पैनिक में फ्रीक्वेंट एंग्जाइटी अटैक्स है, फीलिंग्स ऑफ इंटेंस टेरर एंड ड्रेड, अनप्रिडिक्टेबल पैनिक अटैक्स।
फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कि ब्रेथलेसनेस, पैल्पिटेशंस, ट्रेमलिंग, डिजीनेस। स्पेसिफिक फोबिया में इरेशनल फेयर है टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स या फिर इंटरेक्शन विद अदर या फिर अनफेमिलियर सिचुएशन। सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर में डिस्ट्रेस है वन एक्सपेक्टिंग और गोइंग थ्रू सेपरेशन फ्रॉम होम या सिग्निफिकेंट पीपल टू होम द इंडिविजुअल इज इमेंसली अटैच्ड। फिर बाकी डिसऑर्डर्स में सिलेक्टिव म्यूटिज्म, सब्सटेंस या फिर मेडिकेशन इंड्यूस एंग्जाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशंस। तो ये हो गया आपकी मेजर एंग्जाइटी डिसऑर्डर और उसकी सिम्टम्स। नेक्स्ट है ट्रॉमा या फिर स्ट्रेस से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो नेचुरल डिजास्टर में कॉट हो जाते हैं, जैसे कि सुनामी, या फिर विक्टिम्स होते हैं बॉम्ब ब्लास्ट के, बाय टेररिस्ट, या फिर वो रिलेटेड सिचुएशंस में रह चुके हैं, उनका एक्सीडेंट हो चुका है। ये लोग एक्सपीरियंस करते हैं पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसे हम PTSD भी बोलते हैं। इसके सिम्टम्स वेरी करते हैं बट इंक्लूड करते हैं रिकरेंट ड्रीम्स, फ्लैशबैक्स, इम्पेयर्ड कॉन्सेंट्रेशन, इमोशनल नंबिंग, है ना, कोई भी इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर और अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर इसके अंदर आता है, ये इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर और अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। फिर है सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो बेसिकली ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे आपको फिजिकल सिम्टम्स दिखता है पर कोई फिजिकल डिजीज़ नहीं होती, मतलब सिम्टम्स हो रहे हैं बट एक्चुअल में कोई डिजीज़ नहीं है। तो इस केस में जो इंडिविजुअल है उनको साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज़ होती तो साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज़ है माइंड में, लेकिन वो शो क्या करते हैं या कंप्लेन किस चीज़ की करते हैं, फिजिकल सिम्टम्स की, जिनका कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं होता। तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर और कन्वर्जन डिसऑर्डर। सबसे पहले है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, पर्सन को बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं जिसका कोई ज़रूरी नहीं कोई कॉज है, कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से जो वो पर्सन है वो ओवरली प्रीऑक्यूपाइड रहेगा अपने सिम्टम से, बार बार वरी करेगा अपनी हेल्थ के लिए, फ्रीक्वेंट विजिट्स डॉक्टर के पास बार बार जाएगा, एंड इसकी वजह से सिग्निफिकेंट स्ट्रेस और डिस्टर्बेंसेस उन्हें अपनी लाइफ में फेस करने को मिलेंगे। इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर में जो है प्री ऑक्यूपेशन होती है अबाउट डेवलपिंग अ इलनेस, कि मैं ना कोई सीरियस इलनेस डेवलप कर सकता हूँ, तो इस पॉसिबिलिटी को लेकर वो कॉन्स्टेंटली वरी करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ओवरली कंसर्न है अनडायग्नोज डिजीज़ का, नेगेटिव डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स है, डॉक्टर्स श्योर कर रहे हैं पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, एंड जब भी वो कुछ बाकियों के बारे में कोई न्यूज़ सुनते हैं तो उससे अलार्म हो जाते हैं। तो इन जनरल सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर और इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है वो मेडिकल इलनेस से कंसर्न है। तो इसकी सिमिलैरिटी है, डिफरेंस क्या है, द वे दिस कंसर्न इज एक्सप्रेस्ड। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में एक्सप्रेशन फिजिकल कंप्लेंट्स के टर्म में है, इलनेस एंग्जाइटी के डिसऑर्डर में एंग्जाइटी इज़ द मेन कंसर्न। फिर थर्ड है इसका कन्वर्जन डिसऑर्डर, जहाँ पे रिपीटेड लॉस ऑफ पार्ट या फिर सम बेसिक बॉडी फंक्शंस होता है, तो पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो कि रिपोर्ट किए जाते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर में। ये अगर करते हैं ड्यू आफ्टर अ स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस जो कि काफ़ी सडन हो सकते हैं। फिर है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। तो डिसोसिएशन को हम बोल सकते हैं फीलिंग ऑफ अनरियलिटी, एस्ट्रेंजमेंट, डीपर्सनलाइजेशन या फिर लॉस और शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी। जो सडन टेम्परेरी ऑल्टरेशंस होते हैं ऑफ कॉन्शियसनेस जो कि प्लेनफुल एक्सपीरियंसेस को हटा देते हैं, वो डिफाइनिंग कैरेक्टर है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का। इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डिसोसिएटिव अमनीशिया, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर और डीपर्सनलाइजेशन या डी रियलाइजेशन। डिसोसिएटिव अमनीशिया के अंदर आएगा डिसोसिएटिव फ्यूग। अब इसमें क्या होता है कि एक्सटेंसिव बट सिलेक्टिव मेमोरी लॉस होता है, मतलब लॉस मेमोरी का तो बहुत ज़्यादा हुआ है बट कुछ कुछ पोर्शंस हुए हैं जहाँ पे जो पर्सन है वो इम्पोर्टेंट पर्सनल या फिर इंफॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पाता, कुछ भी उसे याद नहीं रहता। कुछ तो स्पेसिफिक इवेंट्स प्लेसेस को भूल जाते हैं, लेकिन कुछ इवेंट्स की मेमोरी उनके पास रह जाती है फिर भी। इसी का पार्ट है डिसोसिएटिव फ्यूग, जहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल अवे फ्रॉम होम होता है, एक अजम्पशन होती है न्यू आइडेंटिटी की, एंड दे आर अनेबल टू रिकॉल द प्रीवियस आइडेंटिटी। मतलब फ्यूग में क्या होता है कि ट्रैवल अवे होता है, ये मेन कीवर्ड है कि वो अपने घर से या वर्क प्लेस से ट्रैवल अवे कर जाते हैं, वहाँ पे जाके एक नई आइडेंटिटी एज्यूम कर लेते हैं और जो उनकी प्रीवियस पुरानी आइडेंटिटी होती है उसको भूल जाते हैं। ये ख़त्म कैसे होता है, जब वो सडनली वेकअप करते हैं और उनके पास फिर कोई भी मेमोरी नहीं रहती। जो भी इवेंट्स उनके साथ हुए हैं ड्यूरिंग दिस डिसोसिएटिव फ्यूग, उनके पास कोई मेमोरी नहीं है, ये सडनली वेकअप हुआ तो फ्यूग भी खत्म हो गया। एंड दिस डिसऑर्डर इज ऑफन एसोसिएटेड विद ओवरवेलमिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो एक्सटेंसिव बट सेलेक्टिव मेमोरी लॉस याद रखना है। मेमोरी फॉर सम इवेंट्स कैन रिमेन इंटैक्ट, कुछ इवेंट्स की मेमोरी लूज हो जाती है, इंपॉर्टेंट और पर्सनल इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहती, डिसोसिएटिव फ्यूग होता है। फिर है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे मल्टीपल पर्सनैलिटी भी बोलते हैं। ये मोस्ट ट्रोमैटिक है, यहाँ पर इसको एसोसिएट किया जाता है विद ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस इन चाइल्डहुड। तो जो पर्सन है वो अलग अलग अल्टरनेट पर्सनैलिटीज एज्यूम कर लेता है। हो सकता है कि उन पर्सनैलिटीज़ को पता है बट हो सकता है नहीं भी पता हो कि हाँ अलग अलग पर्सनैलिटीज़ आ रही हैं इंसान के अंदर। डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन में ड्रीम लाइक स्टेट होती है, जहाँ पे जो पर्सन है वो सेल्फ से और रियलिटी से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे चेंज होता है सेल्फ परसेप्शन का, और जो पर्सन की सेंस है रियलिटी की या तो वो चेंज हो जाती है या लॉस्ट हो जाती है। फिर डिप्रेसिव डिसऑर्डर।
डिप्रेसिव डिसऑर्डर में जो डिप्रेशन है वो खुद एक सिम्टम भी है और एक डिसऑर्डर भी है। अब इसके अंदर आता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको हम डिफाइन करते हैं एज अ पीरियड ऑफ डिप्रेस्ड मूड एंड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन मोस्ट एक्टिविटीज़। इसके सिम्टम्स है चेंज इन बॉडी वेट, कॉन्स्टेंट स्लीप प्रॉब्लम्स, टायर्डनेस, इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, एजिटेशन, ग्रेटली स्लोड बिहेवियर, थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड। बाकी सिम्टम्स जैसे कि एक्सेसिव गिल्ट, फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस। क्या फैक्टर्स है जो हमें प्रीडिस्पोज करते हैं डिप्रेशन के वक्त? तो जेनेटिक मेकअप, आपका हेरिडिटी कैसा है। फिर एज भी एक फैक्टर है, जैसे वुमेन जो है यंग अडल्टहुड में ज़्यादा रिस्क पे होती है डिप्रेशन के लिए, मेन जो है वो अर्ली मिडिल एज में ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, हाईएस्ट रिस्क पे होते हैं डिप्रेशन के लिए। सिमिलरली जेंडर भी एक रोल प्ले करता है कि वुमेन जो है इन कंपैरिजन टू मेन मोर लाइकली है टू रिपोर्ट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। बाकी इस फैक्टर्स है कि आपने कोई नेगेटिव लाइफ इवेंट फेस किया, आपके पास सोशल सपोर्ट कम है तो वो। फिर है बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। तो बाइपोलर वन डिसऑर्डर जो है वो मेनिया और डिप्रेशन दोनों को इन्वॉल्व करता है, जो कि ऑल्टरनेटली प्रेजेंट हो सकते हैं एंड आर समटाइम्स इंटरप्टेड बाय पीरियड्स ऑफ नॉर्मल मूड। मैनिक एपिसोड जो होते हैं वो रेयरली अपेयर करते हैं एंड यूजुअली ऑल्टरनेट होते हैं विद डिप्रेशन। यहाँ पे बाइपोलर के एग्जांपल्स है बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर और साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। फिर यहाँ पे सुसाइड की बात की गई है, जो कि एक मिसफॉर्चून है, जो कि कभी भी हो सकता है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। ये एक रिजल्ट है कॉम्प्लेक्स इंटरफेस ऑफ बायोलॉजिकल, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, कल्चरल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इन सब के मिक्स के, इन सब के इंटरफेस की वजह से सुसाइड हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स क्या है? तो डिप्रेशन हो गया, अल्कोहल यूज़ हो गया, या आप कोई नेचुरल डिज़ास्टर से गो थ्रू किए हो, वायलेंस एक्सपीरियंस किया है, अब्यूज़ किया है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। इसके अलावा सुसाइडल बिहेवियर जो है वो इंडिकेट करता है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में, इमोशनल एक्सप्रेशन में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो रही है। तो सुसाइडल थॉट्स की वजह से सुसाइडल एक्शन होता है, जो कि तभी होता है जब आप इन थॉट्स पे एक्शन ले रहे हो, है ना। तो ये जो थॉट्स होते हैं ये तब हाइटेंड होता है जब आपको अक्यूट इमोशनल या फिर बाकी डिस्ट्रेस है। एंड जो स्टिग्मा है अराउंड द सुसाइड टॉपिक ये अभी भी है डिस्पाइट एडवांसेस इन द रिसर्च। एंड इसकी वजह से जो लोग हैं वो कॉन्टेम्पलेट करते हैं कि या फिर इवन दे अटेम्प्ट सुसाइड डू नॉट सीक हेल्प, तो वो प्रिवेंट इसको कैसे करेंगे हम फ्रॉम रीचिंग? तो आइडेंटिफिकेशन हो, रेफरल हो, मैनेजमेंट हो बिहेवियर का, इनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। सुसाइड प्रिवेंटेबल है कैसे? आप पर एक नीड है मल्टी सेक्टोरल अप्रोच की, जहाँ पे गवर्नमेंट, मीडिया, सिविल सोसाइटी सब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। कुछ मेजर्स जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सजेस्ट किए हैं, लिमिटिंग एक्सेस टू द मीन्स ऑफ सुसाइड। आप सुसाइड के मीन्स ही को लिमिट कर दो। फिर रिपोर्ट करो बाय मीडिया एक रिस्पॉन्सिबल वे में। अल्कोहल रिलेटेड पॉलिसीज़ लाओ, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट, ये सब करो। हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करो ताकि वो असेस कर सके, मैनेज कर सके सुसाइड को। केयर करो लोगों की जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड करके। फिर है आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स इन डिस्ट्रेस। तो अनएक्सपेक्टेड या फिर स्ट्राइटिंग जो एक चेंज है जो कि एडोलेसेंस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, तो उनको भी सीरियसली लिया जाना चाहिए। अगर वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, उनके ग्रेड्स बार बार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन हो रहे हैं, एफर्ट डिक्लाइन हो रहा है, मिसबिहेवियर है क्लासरूम में, मिस्टीरियस है, एब्सेंस है उनकी रिपोर्टेड, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग, तो ये एडोलेसेंस का है। एस्टीम कैसे करोगे कि आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो। ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन, गोल्स दो जो कि स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रेलेवेंट हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि थोड़ा बड़ा है बाकी डिसऑर्डर्स से बट इजी है। एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है साइकोटिक डिसऑर्डर्स के ग्रुप की, जो कि आपकी पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को डिटोरिएट करते हैं, क्योंकि अनयूजुअल इमोशनल स्टेट्स हैं, मोटर एबनॉर्मलिटीज़ है, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेसेस है, स्ट्रेंज परसेप्शंस है। सिम्टम्स जो है स्किज़ोफ्रेनिया के मेनली 3 हैं: पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स और साइकोमोटर सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स में पैथोलॉजिकल एक्सेसेस है या फिर बिजार एडिशंस है बिहेवियर में। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे पहले पॉजिटिव सिम्टम्स से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेल्यूजन्स के बारे में। डेल्यूजन्स क्या होता है? एक फॉल्स बिलीफ, कोई भी झूठा बिलीफ जो कि आपने बिल्कुल मान के ही रखा है, फर्मली हेल्ड है इन एडुकेट ग्राउंड्स पे। अगर आप कोई रैशनल आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इन बिलीफ का कोई भी बेस नहीं है रियलिटी में। 4 डेल्यूजन्स है। पहला है परसिक्यूशन। इसमें जो है ये कॉमन है सबसे पहले तो, और जो लोग होते हैं विद डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन को लगता है कि उनके अगेंस्ट प्लॉटिंग की जा रही है, उनको स्पाई किया जा रहा है, थ्रेटन्ड, विक्टिमाइज, स्लैंडर्ड, अटैक्ड, ये सारी चीज़ें। फिर है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, जहाँ पे ये लोग स्पेशल और पर्सनल मीनिंग अटैच करते हैं टुवर्ड्स दी एक्शंस ऑफ अदर्स या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट या इवेंट पे। फिर ग्रैंडर में ये लोग अपने आप को स्पेशली एम्पावर्ड पर्सन समझते हैं कि अगर मैंने किसी चीज़ को छू दिया तो वो सोना बन जाएगा। 4th है डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। उनको लगता है कि उनके जो थॉट्स है, एक्शंस है, फीलिंग्स है वो दूसरे कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये पहला था डेल्यूजन। फिर है फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर।
फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट होती है बिकॉज ये लोग मतलब पेक्यूलियर वेज में बोलते हैं, दे आर नॉट एबल टू थिंक लॉजिकली। इसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले नियोलॉजिज्म, जहाँ पर ये लोग नए वर्ड्स या फ्रेजेस को इन्वेंट करते हैं। फिर है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, मतलब कि एक टॉपिक पे स्टिक नहीं करते, बार बार दूसरे टॉपिक पे बोलते हैं, रैपिडली बोलते हैं, तो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है थिंकिंग का वो इलॉजिकल हो जाता है। और थर्ड है परसिवरेशन, जहाँ पे परसिस्टेंट और इनअप्रोप्रिएट रेपिटेशन है सेम थॉट का। ठीक है, 3 है इसमें फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में। एंड इसके अलावा एक ये भी था इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट, जहाँ पे इमोशंस शो करते जो कि उस सिचुएशन के लिए अनसूटेड है। मतलब मान लो कि हैप्पी होना चाहिए तो वहाँ पे रो रहे होंगे, या जहाँ पे दुखी होना चाहिए वहाँ पे हंस रहे होंगे, तो इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट है। फिर चौथा है आपका हेल्यूसिनेशन, जो कि परसेप्शंस है बिना किसी स्टिमुले के साथ। तो इसमें सबसे पहले ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, जो कि मोस्ट कॉमन है। यहाँ पे पेशेंट्स जो है वो हेयर करते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को, तो जो उनसे डायरेक्टली बोलते हैं वो होते हैं सेकंड पर्सन हेल्यूसिनेशन, और जो उनको रेफर करके बोलते हैं उनको बोलते हैं थर्ड पर्सन हेल्यूसिनेशन। इसके अलावा टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन, जहाँ पे टिंगलिंग, बर्निंग हो। सोमैटिक हेल्यूसिनेशन में लगेगा कि उनकी बॉडी के अंदर कुछ हो रहा है, जैसे कि उनके स्टमक में स्नेक क्रॉल कर रहा है। विजुअल में कलर के लेके वेग परसेप्शंस या लोगों को, ऑब्जेक्ट्स को लेके डिस्टिंक्ट विजन्स। गस्टेटरी में जो खाना या ड्रिंक है वो अलग टेस्ट करेगी। और फैक्ट्री में उनको स्मेल आएगी पॉइजन या स्मोक की। तो ये सारे पॉजिटिव सिम्टम्स थे। अब नेगेटिव सिम्टम्स में पैथोलॉजिकल डेफिसिट्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आ गया एलोजिया। इसमें जो है पावर्टी होती है स्पीच की, मतलब स्पीच कंटेंट नहीं रहता। फिर होता है आपका ब्लंटेड अफेक्ट, जिसमें कि ये लोग लेस एंगर या लेस सैडनेस या लेस जॉय या बाकी अदर फीलिंग्स जो नॉर्मली लोग शो करते हैं उनसे कम फीलिंग्स शो करते हैं। फ्लैट इफेक्ट में कोई भी इमोशन शो नहीं करते। और एवोल्यूशन में किसी भी काम को स्टार्ट करना या कंप्लीट करना उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो ये अपने आप को सोशली विदड्रॉ करके रखते हैं एंड टोटली अपने ही आइडियाज़ और फैंटेसीज़ में फोकस्ड रहते हैं। थर्ड है साइकोमोटर सिस्टम्स, जिसमें कि लेस स्पॉन्टेनियसली मूव करते हैं, बहुत ही ऑड जेस्चर्स बनाते हैं। तो 3 पार्ट्स है इसके, कैटाटोनिया स्टूपर, कैटाटोनिया रिजिडिटी और कैटाटोनिक पोस्चरिंग। ठीक है, कैटाटोनिया स्टूपर में मोशनलेस है, साइलेंट है लॉन्ग स्ट्रेचेस के लिए। रिजिडिटी में एक रिजिड अपराइट पोस्चर बनाया हुआ है घंटों तक। कैटाटोनिक पोस्चरिंग में बहुत ही बिजार, डिफरेंट, अजीब सी पोजीशंस बना के रखे हुए हैं लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम तक। तो ये साइकोमोटर सिस्टम्स है। ये सारे क्या है, सिम्टम्स है ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। फिर है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। एक कॉमन फीचर इसका ये है कि अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में आपको दिखेगा। यहाँ पे जो सिम्टम्स है वो पहले ही दिख जाएंगे बिफोर द चाइल्ड एंटर्स द स्कूल। तो ये जो है इनकी पर्सनल, सोशल, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को हैम्पर करता है। यहाँ पे डेफिसिट्स या एक्सेसेस होते हैं ना पर्टिकुलर बिहेवियर, या फिर डिले होता है एक अचीव करने में जो एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स के 4 पार्ट्स हैं, ADHD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, intellectual deficiency and there's one more specific learning disorder, SLD। सबसे पहले हम बात करेंगे ADHD की। ADHD के 2 मेन फीचर्स हैं, इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी। इनअटेंशन में अपना मेंटल एफर्ट एक जगह नहीं रख पाएंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, इजीली डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, डिसऑर्गेनाइज रहते हैं, सुनते नहीं है किसी की। ठीक है, बोरिंग एक्टिविटीज़ में तो बहुत जल्दी इनका इंटरेस्ट खो जाता है। तो इनअटेंशन है। इम्पल्सिव वो लोग होते हैं जो अपनी इमीडिएट रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, बिना कुछ सोचे ही कुछ भी बोल देते हैं। अपनी टर्न के लिए वेट करने के लिए डिफ़िकल्ट होता है, इमीडिएट टेम्पटेशंस को रेजिस्ट नहीं कर पाते, ग्रेटिफिकेशन को डिले नहीं कर पाते। तो ये चीज़ होती है। माइनर मिसहैप्स जैसे कि नॉकिंग थिंग्स, ये कुछ कॉमन है जहाँ पे एक्सीडेंट्स और इंजरीज हो सकती हैं। अब हाइपर एक्टिविटी भी मैनी फॉर्म्स में हो सकता है। चिल्ड्रन जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट मोशन में होते हैं, उनके लिए एक जगह बैठना और लिसन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिजेट, स्क्वर्म, क्लाइंब, रन, मूव एमलेसली, ये सारी चीज़ें। जो पेरेंट्स और टीचर्स होते हैं वो उनको ऐसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ड्रिवन बाय मोटर या ऑलवेज ऑन द गो या टॉक इंस्टेंटली। फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में वाइड स्प्रेड इम्पेयरमेंट होती है सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन स्किल्स में। तो बेसिकली ये लोग जो होते हैं ये इनको डिफ़िकल्टी होती है इंटरेक्शन करने में, कम्युनिकेशन करने में, और इनका एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट ही होता है, बहुत ही कम इंटरेस्ट होता है। 70% ऑफ चिल्ड्रन जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के, उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ भी है। तो ये ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं दूसरों लोगों के साथ रिलेट करने में, सोशल बिहेवियर को इनिशिएट नहीं कर पाते, दूसरों की फीलिंग्स को समझ नहीं पाते, अपने एक्सपीरियंसेस और इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते। इनकी सीरियस एबनॉर्मलिटीज़ होती है लैंग्वेज में, तो स्पीच डेवलप करने के लिए मुश्किल होती है, और जो कर भी लेते हैं तो उनकी स्पीच रेपिटेटिव और डेविएंट होती है। ये नैरो पैटर्न्स ऑफ इंटरेस्ट शो करते हैं, रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, एंड इनकी जो मोटर मूवमेंट्स होती है वो सेल्फ स्टिमुलेटरी होती है, जैसे कि हैंड फ्लैपिंग, तो वो इंजीरियस होती है। ठीक है, एंड इन्हीं नेचर की वजह से वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन,
डिफ़िकल्ट होती है एंड ये एक्सपीरियंस करते हैं डिफ़िकल्टीज़ इन स्टार्टिंग, मेंटेनिंग एंड इवन अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स। फिर है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, तो जिनका जो IQ है वो 70 या 70 से कम है। यहाँ पे डेफिसिट्स है इन द अडेप्टिव बिहेवियर, जैसे कि कम्युनिकेशन, सेल्फ केयर, होम लिविंग, इंटरपर्सनल स्किल्स, एंड ये मैनिफेस्ट होती है बिफोर द एज ऑफ 18। ये हमने चैप्टर 1 में भी डिटेल में पढ़ा है। फिर है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, तो यहाँ पे इंडिविजुअल जो है डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस करता है इन परसीविंग और प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। अर्ली स्कूल ईयर्स में मैनिफेस्ट होते हैं। प्रॉब्लम्स बच्चा इनकाउंटर करता है इन रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। जो चाइल्ड होता है वो बिलो एवरेज परफॉर्म करता है अपनी एज के हिसाब से। अपने एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस लेवल को तभी रीच कर पाता है जब बहुत ज़्यादा एडिशनल एफर्ट्स और इनपुट्स दो। यहाँ पे ये चाइल्ड की फंक्शनिंग परफॉर्मेंस को इम्पेयर करता है और उनको डिपेंडेंट बनाता है। फिर है डिस्ट्रप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स। इसके 2 पार्ट हैं, ODD और CD। ODD इज़ ओपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो चाइल्ड है वो एज इनअप्रोप्रिएट अमाउंट्स ऑफ स्टबर्ननेस शो करता है, इरिटेबल होते हैं, डिफाइंड होते हैं, डिसओबीडियंट होते हैं, हॉस्टाइल मैनर में बिहेव करते हैं। ठीक है, वो अपने आप को एंग्री नहीं देखते, वो दूसरों को जस्टिफाई करते हैं कि आपने ऐसा किया तो मैंने उसका रिएक्शन ऐसा था। ठीक है, तो दे आर इंटैंगल्ड विद द प्रॉब्लमेटिक इंटरेक्शन विद अदर्स। कंडक्ट डिसऑर्डर में एंटी सोशल बिहेवियर शो करते हैं। एज इनअप्रोप्रिएट इनके एक्शन एटीट्यूड्स होते हैं जो कि फैमिली एक्सपेक्टेशन, सोसाइटल नॉर्म्स को वायलेट करते हैं। इनका जो बिहेवियर होता है वो एग्रेसिव एक्शंस के फॉर्म में होता है जो कि दूसरे लोगों को हार्म करे या प्रॉपर्टी को डैमेज करे, थेफ्ट हो, रूल वायलेशंस हो, ये सब हो। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर, जैसे कि वर्बल एग्रेशन, तो यहाँ पे नेम कॉलिंग या स्वेरिंग। फिजिकल एग्रेशन में हिट करना, फाइट करना। हॉस्टाइल में इंजरी इन्फ्लिक्ट करना टू अदर्स। प्रोएक्टिव में बिना किसी प्रोवोकेशन के बुली करना, डोमिनेट करना। तो ये 4 टाइप्स ऑफ एग्रेशन है। नेक्स्ट है फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स, तो यहाँ पे हम बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा की, बुलिमिया नर्वोसा की और बिंज ईटिंग की। एनोरेक्सिया नर्वोसा में जो इंडिविजुअल है उसका खुद को लेके एक डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज है, जिसकी वजह से वो अपने आप को ओवरवेट समझता है, तो फिर वो मना कर देता है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है एंड रेफ्यूज़ टू ईट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे वो लार्ज अमाउंट ऑफ वेट्स जो है वो लूज़ करते हैं और स्टार्व करते हैं टू डेथ। बुलिमिया नर्वोसा में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, फिर उस खाने को पर्ज आउट करते हैं यूजिंग मेडिसिन जैसे कि लैक्सेटिव्स, डायरेटिक्स, वॉमिटिंग, क्योंकि उनको लगता है कि उनको बहुत डिस्कस्टेड और अशेम्ड फील होता है, तो वो बिंज करता है और इन नेगेटिव इमोशंस को रिलीव करता है आफ्टर पर्जिंग। बिंज ईटिंग में फ्रीक्वेंट एपिसोड्स होते हैं आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग में, मतलब इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत हाई स्पीड में खाता है और कंटिन्यूसली खाता ही रहता है जब तक उसको अनकम्फर्टेबली फील ना हो। तो लार्ज अमाउंट मे बी ईटन इवन व्हेन द इंडिविजुअल इज़ नॉट फीलिंग हंग्री। फिर है सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स, तो यहाँ पे एक्सेसिव इंटेक होता है हाई कैलोरी फूड का, जिसकी वजह से एक्सट्रीम ओबेसिटी देखने को मिल सकती है। अब्यूज़ ऑफ सब्सटेंसेस जैसे कि अल्कोहल और कोकेन, ये मोस्ट सीवियर प्रॉब्लम्स है जो कि सोसाइटी आज फेस कर रही है। यहाँ पे जो डिसऑर्डर्स है वो रिलेट करते हैं टू माल अडैप्टिव बिहेवियर्स रिजल्टिंग फ्रॉम रेगुलर कंसिस्टेंट यूज़ ऑफ सब्सटेंस, तो उसको हम सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स बोलते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है विद द यूज़ ऑफ अल्कोहल, कोकेन, टोबैको, ओपियोइड्स एंड ये सारी चीज़ें जो कि ऑल्टर करती है द वे पीपल थिंक, फील एंड बिहेव। सबसे पहले अल्कोहल है, तो जो लोग अल्कोहल लेते हैं लार्ज अमाउंट्स में वो उसी पे रिलाई करते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशंस पे, तो जिसकी वजह से उनका जो सोशल बिहेवियर है, जो एबिलिटी है थिंक करने की, काम करने की, वो हैम्पर होती है। उनकी बॉडी जो है एक टॉलरेंस बिल्ड कर लेती है फॉर अल्कोहल, जिसकी वजह से उसके इफेक्ट्स को फील करने के लिए उनको और ज़्यादा ग्रेट अमाउंट पीना पड़ता है। एंड फिर ये विथड्रॉल रिस्पॉन्सेज भी एक्सपीरियंस करते हैं जब दे स्टॉप ड्रिंकिंग। तो अल्कोहलिज्म ने मिलियंस ऑफ फैमिलीज़ की लाइफ डिस्ट्रॉय करी है, रिलेशनशिप्स ख़राब हुए हैं, करियर्स ख़राब हुए हैं। जो इंटॉक्सिकेटेड ड्राइवर्स हैं वो रोड एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सीरियस इफेक्ट्स है चिल्ड्रन पर भी, तो ये जो चिल्ड्रन है उनको हमें हाई रेट्स ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, ये सारी चीज़ें। एक्सेसिव ड्रिंकिंग जो है फिजिकल हेल्थ को भी ख़राब कर सकती है। फिर हीरोइन जो है वो सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को इंटरफेयर करता है। यहाँ पे जो अब्यूज़र्स है वो डिपेंडेंस डेवलप कर लेते हैं, जिससे उनकी लाइफ जो है वो इन सब्सटेंस के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। टॉलरेंस बिल्ड कर लेते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं विड्रॉयल जब वो स्टॉप टेकिंग इट। मोस्ट डायरेक्ट डेंजर जो है वो ओवरडोज है, जो कि उनके रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्लो डाउन कर देता है एंड इससे डेथ भी हो सकती है। फिर कोकेन है, तो कोकेन की रेगुलर यूज़ से एक पैटर्न ऑफ अब्यूज़ बन जाता है, जहाँ पे पर्सन जो है इज़ इंटॉक्सिकेटेड थ्रू आउट द डे, तो वो सोशल रिलेशनशिप्स में और काम पे बहुत पुअरली फंक्शन करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी और अटेंशन में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डिपेंडेंस डेवलप हो सकती है। कोकेन जो है पर्सन की लाइफ को डोमिनेट करती है। ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग चाहिए इफेक्ट्स पाने के लिए, और स्टॉप करने से फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन, फटीग, स्लीप प्रॉब्लम्स, इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी हो सकती है। सीरियस डेंजर है इसका, डेंजरस इफेक्ट्स है साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पे भी और फिजिकल वेलबींग पे भी।
फिर आपका कॉमनली अब्यूज सब्सटेंसेस है अल्कोहल, स्टिमुलेंट्स, कैफीन, ये सारी चीज़ें। एंड इसके अलावा यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल मेंशन है कि अल्कोहल बेवरेजेस एथाइल अल्कोहल कंटेन करती है। ये केमिकल जो है आपकी ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इसे कैरी किया जाता है, जहाँ पर ये फंक्शनिंग को स्लो डाउन कर देता है। तो एथाइल अल्कोहल जो है वो डिप्रेस करता है उन एरियाज़ को जहाँ पे जो ब्रेन है वो जजमेंट कंट्रोल करता है। एंड पीपल जो है वो और ज़्यादा टॉकेटिव और फ्रेंडली हो जाते हैं, वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और हैप्पी फील करते हैं। जब अल्कोहल ऑब्जर्व होता है तो वो बाकी पार्ट्स ऑफ ब्रेन को भी इफेक्ट करता है, जैसे कि साउंड जजमेंट्स ये लोग नहीं ले पाते, स्पीच इनकी कम क्लियरफुल और लेस क्लियर हो जाती है, मेमोरी ख़राब जाती है और मोटर डिफ़िकल्टीज़ भी, मतलब चल नहीं पाते सही से, विजन जो है ब्लर हो जाती है। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स है अल्कोहल के। And with that we have covered all the disorders of this chapter and yeah that's it for this video as well। हमने इस वीडियो में सारे डिसऑर्डर्स को रिवीजन के फॉर्म में कवर किया है। इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो इस चैनल पे है, जहाँ पर हम जैसे स्किज़ोफ्रेनिया को या डिप्रेशन को या PTSD को बहुत ही डिटेल में समझा है। ये वीडियो रिवीजन के लिए थी, जहाँ पर हमने सारे की कंसेप्ट, कीवर्ड्स और सारी चीज़ को रिवाइज़ किया है एक वन शॉट में। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।